हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। अब आपका सिलेबस जो है वो लगभग में कंप्लीट हो चुका है। केवल 2 चैप्टर बचे हैं, वो मैं कल या परसों में आपको करा दूंगा। एक तो आपका सर्किल बचा है, दूसरा आपका प्रायिकता बचा है। तो वो दोनों चैप्टर मैं डिस्कस करा दूंगा। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है इस टाइम, वो आपके लिए प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस आप उसी चीज़ से कर सकते हो जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये मॉडल पेपर आपकी प्रैक्टिस करवाएगा अच्छे से, और अच्छी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, पसंद आने पर लाइक करना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब अवश्य करना। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न लिखा है हमारा, 1.7 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है आपको। 1.7 का स्क्वायर रूट आपको पॉइंट के 3 स्थान तक निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि 3 स्थान तक निकालोगे तो आपको पता है 3 स्थान तक हम कब निकाल सकते हैं। 3 स्थान तक जब निकाल सकते हैं जब हमारे पास दशमलव के बाद 4 जोड़े हों। जितने अंक तक निकालना है उससे अधिक एक जोड़े होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं लगाने की बात करूं तो हमने बताया था कि 1.7 हमने ऐसे ही लिख लिया। अब हमको दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करना है। लेकिन हमने देखा कि पॉइंट क्या है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर लगा है और हमको जोड़े कितने चाहिए। तो हमको दोस्तों जो जोड़े चाहिए वो 4, भाई 4 जोड़े चाहिए ना, तभी ना 3 जोड़ों तक निकाल पाएंगे। तो 4 जोड़ों के लिए हम लोग यहाँ पर जीरो लगाएंगे। तो हमने ये 2 जीरो लगा लिए, ये हमने फिर 2 जीरो लगा लिए, और हमने फिर 2 जीरो लगा लिए। अब देखो कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3 अभी नहीं बन रहे हैं, तो हमने 2 जीरो और लगा लिया। हम जोड़े में हमेशा जीरो को लगाएंगे। अब आप देखो कि दशमलव के बाद संख्याओं में जोड़ा आप आगे से बनाते हो, ये मैंने आगे से बना लिया, और दशमलव के पहले में पीछे से। अब आपको ये भाग विधि से सॉल्व करना मैंने सिखा रखा है, आप सॉल्व करो। सबसे पहले 1 का है तो 1 एकम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमने लाइन मार दिया, और ये 1 1 क्या हो गया सर, 2 हो गया। 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट लगा है ना, तो हमने पॉइंट यहाँ पर लगा लिया। हमेशा जोड़े में संख्या उतारेंगे। जब वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़े में संख्या हमेशा उतारते हैं। हम यहाँ उतारेंगे 70 हो गया। अब ये कितनी बार जाएगा, देखो भाई 2 लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 44 हो जाएगा। 3 लिखोगे तो 3 बार जा सकता है, 23 या 69 होता है। तो हमने 3 बार लिख लिया। 3 त्रिक का 9 हो गया, और 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। भाई देखो 3 त्रिक का 9 हो गया, और 3 दूनी 6, 69 हो गया। इस 3 को उठा के हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये हमारा 23 3 कितना बन गया, 26 बन गया। 70 में से अगर 69 चला जाएगा तो 1 बच गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा हमारे पास है डबल जीरो, तो हमने डबल जीरो लिख लिया। अगला जोड़ा डबल जीरो। अब यहाँ पर लोगों से गलती हो जाती है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर 1 लिखते हो, 1 से भी गुणा कराते हो, तो आपका यहाँ पर 100 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 261 तो अपने आप आ जाएगा। तो इसके लिए हम अगला जोड़ा उतारेंगे, लेकिन उसके पहले हमको यहाँ पर एक जीरो भी उतारना पड़ेगा। अगला जोड़ा हम डबल जीरो का उतारेंगे। तो अब हमारे पास आ गया 10,000। लेकिन अब आपको पता हम एक जीरो यहाँ पर भी लगाएंगे, एक जीरो हमने यहाँ पर भी लगा लिया। अब कितनी बार जाएगा सर, 4 दूनी 8, 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार चला जाएगा। 3 त्रिक का कितना हो गया, 9, 3 जीरो जीरो हो गया। 6 त्रिक 18 के 8 हासिल कितना आ गया, 1 आ गया। और 3 दूनी कितना हो गया, 6 1 7 हो गया। 7809, इस 3 को उठा के हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है ना भाई साहब। तो ये कितना आ गया, 3 3 6 आ गया, 0 26 0 6। अब आप देखो इसको घटाओगे, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 21 29। तो आपको इससे मतलब नहीं, ये मैटर नहीं करता है रिमाइंडर कितना बच रहा है। मेन जो आंसर आता वो आपका यहाँ पर आता। देखो दशमलव के 3 अंक तक हमने ज्ञात कर लिया ना, तो हमारा उत्तर क्या निकल कर आएगा, हमारा उत्तर निकल कर आएगा 1.303 आपका राइट आंसर होगा। 1.303 आपका सही जवाब होने वाला है। तो जिनका भी ये आंसर आ रहा था वो बिल्कुल राइट है, नोट कर सकते हो। जब भी कभी पॉइंट में आएगा तो आपको ऐसा ही अप्रोच वहाँ पर लगाना है। भाई देखो हमने इतने जोड़े बना लिए कि 3 अंक तक ज्ञात कर ले, हमने 4 जोड़े बना लिए। हमेशा जितने जीरो लगाओगे आप जोड़े में लगाओगे। तो हमने जोड़े में जीरो बढ़ाना स्टार्ट किया, मेरे पास 4 जीरो बन गए, 4 जोड़े। अब ये मैटर नहीं करता आगे कितना भी बच जाए, भाई उससे कोई मतलब नहीं, मेरा तो आंसर आ चुका है। तो वही हमारा उत्तर है। नोट करो फिर भाई, अगले पे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
नोट करो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं, देखते हैं 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए अगला देखते हैं। दो नंबर प्रश्न आपसे यह कह रहा है, कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो जिसको जिसको 594 में जोड़ दें। 594 में क्या कर दें सर, जोड़ दें। जिसको 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है ना, ये आपका प्रश्न है, आप लगाने की कोशिश करिए। ऐसा प्रश्न मैंने इससे पहले वाली एक वीडियो में सॉल्व कराया है, बिल्कुल ऐसा प्रश्न। वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है कि अगर आप उसको 594 में जोड़ दो तो आपका जो योगफल आए वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए हम इसको 2 तरीक़ों से लगाएंगे। एक में तो हम शेषफल बचा लेंगे भाग विधि से, और दूसरी में हम ज़्यादा कर देंगे, जितनी बार जाएगा उससे ज़्यादा बार भाग दे देंगे। तो हम यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास है 594, ये 594 हो गया। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो सभी को पता है, मैंने पीछे से जोड़े बना लिए। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। पहला है 5 का, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, है ना भाई। ये 2 उठा के यहाँ पर ऐड कर लिया, 2 2 हो गया 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बच गया। अगला जोड़ा कितना है, 94 का। अब कितनी बार चला सकता है कितनी बार जाएगा भाई, अगर 4 लिखोगे तो 4 चौके 16, 4 बार चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 4 चौके 16 का 6, कैरी कितना आ गया, 1 आ गया। 4 चौके 16, 1 17, 176 हो गया। इस 4 को यहाँ पर हम उठा के ऐड कर देंगे तो 44 4 कितना हो गया, 48 हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आएगा भाई, अगर 14 में से 6 जाएगा तो ये 8 बच गया। 14 में से 6 गया, 8 बच गया। यहाँ बच्चा 8 में से 7 गया तो 1 बच गया। देखो भाई यहाँ कितना है, 4 में से 6 जाएगा नहीं तो 14, 14 में से 6 गया तो 8 बच गया। यहाँ है आपका 8 बच्चा, 8 में से 7 जाएगा तो 1, 1 से 1 गया तो आपका कुछ नहीं बचा। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया आपका 48 शेष आ गया। ये दोस्तों क्या आ गया, आपका शेष आ गया। अब इसी चीज़ को आपको एक तरीके से और लगाना, आपको यहाँ जो कम बार में काटे हो ना, आपको इसको ज़्यादा बार में काट देना है। तो आइए फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। 594 594 को अगर मैं भाग विधि से सॉल्व करूँगा, अगर दोस्तों मैं भाग विधि से सॉल्व करता हूँ तो देखो भाई 594, ये एक जोड़ा ये, ठीक है ना भाई। तो यहाँ से फिर से मैं 2 से काटूंगा, 2 दूनी हो गया आपका 4, इस 2 को यहाँ उठा के ऐड कर देंगे, 2 2 हो गया 4, 5 में से 4 जाएगा 1, और अगला जोड़ा है 94। अब आपको पता है कितनी बार जाएगा भाई, 4 बार काटा था तो 170 कम आया था ना। अब 5 बार कर देंगे तो 1 बार ज़्यादा कर देंगे, तो 5 पंजे 25 के 5 कितना आ गया, 2 आ गया। 5 चौके 20, 2 22, 225 हो गया, है ना। तो ये हम यहाँ पर 5 को उठा के ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया सर, ये 45 5 50 हो गया। तो घटा लेंगे, तो अब घटाएंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा भाई, 5 में से 4 जाएगा 1 बच गया, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बच गया, 31 बच गया। यानी ये 31 क्या हो हमारे पास, ज़्यादा होना चाहिए। ये 31 ज़्यादा होना चाहिए, ये 18 कम होना चाहिए। बात को समझना, ये 31 क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, या फिर 18 कम होना चाहिए, तभी संख्या आपकी पूर्ण वर्ग बनेगी। और क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि 594 में क्या जोड़ दें, 594 में क्या जोड़ दें। तो आप इतना तो जानते हो कि हम जोड़ने, जो ज़्यादा है वही तो जोड़ेंगे, जो कम है उसको तो मेरे को घटाना पड़ेगा। अगर मैं 594 से 18 घटा दूँ तो 24 का वर्गमूल बचेगा, 24 का वर्ग बचेगा। अगर मैं 594 में 31 जोड़ दूँ तो 25 का वर्ग बचेगा, कि 625 हो जाएगा। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 31 जोड़ना पड़ेगा। 31 आपका क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। 31 आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, नोट करो भाई, 31 बिल्कुल सही उत्तर आएगा, नोट करो। फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना, इसको नोट करो। फिर आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा प्रश्न दोस्तों आ सकता है आपका, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या आपकी है 3। तो 3 नंबर प्रश्न कह रही क्यूब रूट के अंदर आपको दिया गया है 13.824 को हल करो। इसको हल करिए भाई और बताइए कितना उत्तर आएगा। इसको हल करिए और बताइए 824, ठीक है, कितना उत्तर आएगा। मैंने ऐसे आपको ढेरों प्रश्न कराए हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है कि अगर हम इन प्रश्नों को लगाने जाएंगे अगर हम इन प्रश्नों को लगाने जाएंगे तो सीधी सी बात है, हम इसके नीचे बटे 1 मानेंगे, क्योंकि प्रत्येक संख्या के नीचे बटे 1 मान सकते हैं, ऐसा गणित ने हमको सिखा रखा है। तो हम अगर इसके नीचे बटे 1 मानेंगे तो ये क्यूब रूट पूरे पे चढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पर आ जाएगा आपका 13.824 और बटे में आपका क्या हो जाएगा, 1 मैंने मान लिया। अब देखो दशमलव हटाओगे, दशमलव के बाद जितने संख्या हैं उतने जीरो बढ़ा लोगे, तो 13,824 बटे का 1000 हो जाएगा ना दोस्तों। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा 13,824 और बटे में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये क्यूब रूट है। अब आप 13,824 का घनमूल निकाल लीजिए और 1000 का घनमूल निकाल लीजिए। 1000 को तो आपको पता है 10 गुणे 10 गुणे 10 कह सकते हो, इसका निकालना ज़रूरी है तो हम इसका भी निकाल सकते हैं। अगर हम 13,824 का घनमूल निकालेंगे भाई, तो देखो ये लास्ट में 4 है, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 हो गया। अब कितनी बार सर जाएगा, 1 बचा 18, 2 नवा 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है ना। फिर 2 से काटेंगे, 2 तियां 6 हो गया, 2 चौके 8, 2 पंची 10, 2 छंग 12 हो गया। 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठी 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8 हो गया। इसको 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12 हो गया। फिर 2 से काटेंगे दोस्तों, 108 दूना 216 होता है, 2 पंची 10, 2 चौके 8, 54 हो गया। ये 2 से काटेंगे तो 27 बार में जाएगा, लेकिन अब 27 आ गया, ये मेरा 2 से नहीं कटने वाला, क्योंकि 27 एक हमारा ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। तो 3 से काटेंगे, 3 नवा कितना हो गया, 27 हो गया। 3 से फिर काटेंगे, 3 त्रिक का 9 हो गया। 3 से फिर काटेंगे, 3 एक कम 3 हो गया। अब आपको पता है क्यूब रूट बताना है, क्यूब रूट तो 3 के पेयर बनाते हैं ना क्यूब रूट में। तो एक तो हमारा 3 का ये पेयर बन गया, एक 3 का ये बन गया, एक 3 का ये बन गया, एक 3 का ये बन गया। प्रत्येक पेयर से हम एक एक ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो ये क्यूब रूट के अंदर 13,882 लिखा है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2। अगर इसको मैं बाहर निकालूंगा, ठीक है ना, अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा या इसको ऐसे ना लिखे, नहीं एक स्टेप बड़ा हो जाएगा, सीधे समझिए कि 2 2 2 3 बार गुणे 3 आ जाएगा। तो हम सिंपल क्या कह सकते हैं सर, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 3, और बटे में आपका क्या आ जाएगा, बटे में देखो भाई ये आपका आ जाएगा 10, क्योंकि 1000 का वर्गमूल 10 होता। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, ये आ जाएगा आपका 24, बटे में आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 2.4 आ जाएगा। 2.4 आपका करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करते हैं आपने समझा भी होगा इस प्रश्न को। 2.4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, नोट कर सकते हो। 2.4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना भाई, इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या जो होगी वो होगा हमारा 4, ठीक है ना, क्लियर बात। देखिए घनमूल में आपको क्या करना है कि फ्रैक्शन में वैल्यू को तोड़ लेनी है, और अगर वर्गमूल पॉइंट में निकालना है तो आप डायरेक्ट भाग विधि का प्रयोग कर सकते हो। उसमें आपको कोई सोचना समझना है ही नहीं कि हम क्या चीज़ें वहाँ पर लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे, हर एक चीज़ आप वहाँ पर सीख चुके हो, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 4। ज़रा ये समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई, एक आयताकार बाग की लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है दोस्तों। कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है आपको 3:2 है, 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर हो, यदि बाग का क्षेत्रफल
कितना हो, तो 600 मीटर स्क्वायर हो। तो प्रश्न आपसे पूछे है लंबाई और चौड़ाई बताओ, तो लंबाई और चौड़ाई बताओ, लंबाई और चौड़ाई बताओ। देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। अब आप ये मत समझना कि सर रेक्टेंगल मेरे सिलेबस में नहीं है। रेक्टेंगल आपके सिलेबस में नहीं है, बट अलजेब्रा आपके सिलेबस में है, बीजगणित आपके सिलेबस में है। तो ये क्वेश्चन हम एक्स मानकर लगाएंगे, क्योंकि कोई कंपटीशन का पेपर तो है नहीं कि शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे। 3 दूनी 6, 6 से डिवाइड करेंगे 100 बार में, 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10। तो ऐसे करके हम नहीं निकालेंगे, हमें यहाँ पर एक्स मानकर लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपके अलजेब्रा की कैटेगरी में आएगा। आप ये मत समझना कि यहाँ पर रेक्टेंगल नहीं सिलेबस में, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। आप अगर बैक में जाओगे तो थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में जितना पढ़े हो उसका भी प्रश्न आ सकता है आपके पेपर में। तो आप वहाँ ये तो लिख कर आओगे नहीं कि सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो भी लिख देंगे ये नंबर भी हमारे हक में नहीं है ना। तो इसका आंसर आपको बताना है। देखो आपको मैंने बताया कि जो अनुपात होता है, जो अनुपात वो सबसे सरलतम रूप होता है। जैसे यही चीज़ लिखा है, मैं इसको दोस्तों 6:4 लिखूँ। अगर मैं कह दूँ कि जो आपने 3:2 बताया है वो मैंने कहा है कि 6:4 है, क्या दोनों बातें सेम हैं? कहोगे अरे सर ये कैसे सेम है, 3 का डबल कर दिया, 2 का डबल कर दिया। बिल्कुल सेम है दोस्तों। अगर आप रेशियो को काटोगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4। जो अनुपात होता है वो सबसे सरलतम रूप होता है। मतलब बात कर लें तो ये मेन वैल्यू नहीं होती है, ये आपके मेन वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। तो हम मेन वैल्यू मानते हैं एक्स। एक्स मानने के लिए हम इसमें एक्स लगाएंगे और एक्स में एक्स लगाएंगे, तो हम मान लेंगे कि 3x 2x मेरी लेंथ और ब्रेथ है। बाकी फार्मूले से हम इन चीज़ों की गणना कर सकते हैं। तो आइए फिर सीखते हैं इन चीज़ों को। भाई देखो ये मैंने माना एक हमारा क्या है, आयताकार बाग है, ठीक है ना, आयताकार बाग। इसका नाम दे दिया कोई कि ए बी सी और डी, ये आयताकार बाग है। इसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया गया, लेंथ हमारी है 3 और ब्रेथ हमारी कितनी है 2 है। अब ये x मैंने सटा लिया, 3x और 2x है। अब इसका पूरा क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है सर, तो 600 मीटर स्क्वायर पूरा क्षेत्रफल दिया गया। तो आपको पता है कि अगर मैंने x सटा लिया है तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो आप बताओ एरिया कितना दिया गया, 600 दिया गया है, और लेंथ आपकी कितनी है 3x है, तो 3x हो गया, गुणे ब्रेथ कितना है 2x है, तो 2x है। अब आपको पता है कि अगर a की घात a गुणे a करते हैं, यानी a की घात m गुणे a की घात n, तो गुणा करने पर घातें क्या होती है सर, जुड़ जाती हैं। m की a की घात m प्लस में n हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर 3 दूनी कर दोगे 6, x और x मिलकर x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर भाई यहाँ कितना आ गया, मैं इसको सही क्रम में लिखे ले रहा हूँ। 3 दूनी 6x स्क्वायर बराबर के आपका आ गया 600। तो आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 6। ये कितनी बार चला गया, 100 बार में। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट सटाएंगे। x बराबर अंडर रूट के अंदर 100, यानी x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस के 10 आएगा। x बराबर प्लस माइनस के 10 आएगा। और आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से पता है कि लंबाई चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऋणात्मक का मतलब वो 0 से भी छोटी है, और ये थोड़ी नहीं पॉसिबल होता। तो प्लस 10 लेंगे, यानी हम यहाँ 10 रख देंगे, तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 10 3 30 मीटर आ जाएगी, और इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 30 मीटर और 20 मीटर। इसी में क्वेश्चन आगे यह भी पूछ सकता था कि बगीचे का परिमाप बताओ। क्वेश्चन इसी में आगे दोस्तों परिमाप भी पूछ सकता था। तो परिमाप आपको पता क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 लंबाई आ गई आपकी 30 और चौड़ाई आ गई 20। तो कितना आ जाएगा, 30 प्लस में 20, 30 20 50 गुणे के क्या हो जाएगा 2, 50 दूना 100 मीटर। ये आपका परिमाप आ जाएगा। और ये आपका लंबाई चौड़ाई, एक्स की वैल्यू लंबाई चौड़ाई आ गई, क्षेत्रफल आपको दिया गया था। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आपका सर्स एंड इंडिस में भी काम करेगा, यानी घातांक और करड़ी में भी। क्योंकि आप देखो यहाँ पर वर्ग समीकरण बन गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 10। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो, आपको समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। आइए फिर पहुँचते 5 नंबर प्रश्न पे, है ना। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुँचते हैं।
चलिए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए इस ऐसे प्रश्न मैंने सॉल्व कराए हैं, लेकिन अब आगे चीज़ों को आपको थोड़ा आगे बढ़कर पढ़ना है, क्योंकि क्या पता कि और उसमें चीज़ें इंक्लूड कर दे। क्वेश्चन वही है, हर चीज़ वही है, मैंने थोड़ा सा काम आगे उसमें बढ़ा दिया है जो आपको भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा सर? क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में है एक्स स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 8 बराबर के जीरो में x का मान निकाल कर उत्तर की जांच करो। x का मान निकाल कर आपको अपने उत्तर की जांच भी करनी है। आपको अपने उत्तर की जांच भी क्या है दोस्तों, करनी है। और बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपका एक द्विघात समीकरण है। और जब आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करना जानते हो, x की यहाँ से 2 वैल्यू निकल कर आएंगे, जिसको हम शून्यक भी बोलते हैं, जिसको हम मूल भी बोलते हैं ना। x के 2 मान निकल कर आते हैं, तो दोनों मानों से हम उत्तर की जांच चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई एक मान लगा देना आप वहाँ पर। तो आप यहाँ से सबसे पहले क्या काम करिए, x की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो आप इसमें x की वैल्यू रखोगे। 0 बराबर 0 आना ही आना चाहिए किसी भी कंडीशन में, और आपको इधर उधर कुछ ट्रांसफ़र करना नहीं है उत्तर की जांच में। बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट आपको अपने आंसर को चेक करते टाइम इसमें इधर उधर कुछ नहीं भेजना, नहीं वो गलत हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सर्वप्रथम हम अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो हम इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर के 0। यही ना मेरा द्विघात समीकरण होता है। तो a बराबर दोस्तों कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है। b बराबर देखो कुछ नहीं मतलब 10 है। और c बराबर आपका कुछ नहीं है मतलब 8 है। अब a गुणे c करेंगे, सॉरी ये 3x स्क्वायर है ना, ये आपका 3 यहाँ पर था, ठीक है ना, ये 3 था। तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये 3 था यहाँ पर, 8 तिरिक 24, यानी अगर मैं a गुणे c करूँगा तो कितना आ जाएगा, 24। भाई आपको पता है a इंटू सी करेंगे तो 24 आ जाएगा। और 24 के ऐसे 2 फैक्टर करो कि 10 आना चाहिए। तो 6 चौके के 24 प्लस के 6 प्लस के 4 तो प्लस के 10 आ जाएगा। अब आप देखो सर यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को लगाता हूँ। 3x स्क्वायर प्लस में मैं इसको कह सकता हूँ 6x प्लस में कह सकता हूँ 4x प्लस में 8 बराबर के 0। ये आपका एक बन गया, ये एक जोड़ा बन गया। इधर से कॉमन मैंने ले लिया 3x। जब 3x से कॉमन ले लिया तो इधर बचा x प्लस में 3 दूनी 6, x प्लस में 2 बच गया, x प्लस में 2। इधर कॉमन ले लिया मैंने प्लस के 4, तो x प्लस में 2 इधर से भी बच गया बराबर के 0। अब आपको x प्लस के 2 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो ले लीजिए। अगले ब्रैकेट में आपको 3x प्लस में 4 बराबर के 0। तो x के मूल क्या हो जाएंगे, यहाँ से हम x बराबर कह सकते हैं माइनस के 2, ये एक x का मूल है। यहाँ x बराबर मैं क्या कह सकता हूँ, माइनस के 4/3, ये x का दूसरा मूल आ गया। अब देखो आंसर आपका तो आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड कर दी गई है कि उत्तर की जांच भी करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर उत्तर की जांच हम किससे करें, मेरे पास तो x के 2 मान निकल कर आए हैं, एक तो माइनस के 2 आया, एक माइनस के 4/3 आया। मैं आपको ये कहूँगा कि आप x का ऐसा मान लीजिए, दोनों में से ऐसा मान लीजिए जो आपको इजीली सॉल्व कर सको, जिसको आपको रख कर आसानी से मान सॉल्व कर सको। तो मैं आपको क्या बताऊँगा भाई कि यहाँ पर देखो -2 है, माइनस के 4/3, तो हम फ्रैक्शन से बिल्कुल नहीं खेलेंगे, हम सीधे वैल्यू से खेलेंगे माइनस के 2 से, जो कि मेरा एक पूर्णांक है। हमको रेशनल नंबर से कोई मतलब नहीं, चाहो तो इससे भी सॉल्व कर लेना, उत्तर की जांच सेम ही आएगा, लेकिन आपको माइनस के 2 आपको ज़्यादा इजी बैठेगा। तो अगर मैं उत्तर की जाँच करता हूँ तो मेरा क्वेश्चन क्या था सर, 3x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस में 8 बराबर के 0। अब हम x बराबर कितने रखेंगे, माइनस के 2। अगर मैं x बराबर माइनस के 2 रखूँगा तो 3 माइनस के 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 10 इंटू माइनस के 2 प्लस में 8 बराबर के 0। किसी भी माइनस वाली संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो वो प्लस में आता है। अगर -2 का वर्ग करेंगे तो प्लस में 2 दूनी 4 आ जाएगा, 3 गुणे 4 और प्लस 10 छक्का क्या हो जाएगा भाई, कितना है
10 दूनी 20 प्लस माइनस 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 का 20 और प्लस का 8 बराबर के 0। तो 4 तिया कितना हो गया 12, 12 माइनस के 20 प्लस के 8 बराबर के 0। 12 और 8 प्लस में है, जोड़ लोगे तो 12 8 20 माइनस के 20 बराबर के 0, 0 बराबर के 0। और जब LHS RHS के इक्वल हो जाते हैं तो बच्चा बच्चा जानता है कि हमारा जो आंसर होता है वो सही होता है। ठीक है ना, LHS RHS के सही है बिल्कुल, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपको ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखा था ना, ये चीज़ तो पढ़ रखा था, बस क्वेश्चन में ज़रा सी लाइन ऐड कर दी गई, उत्तर की जांच करो। अगर आप उत्तर की जांच नहीं करते हो तो आधा नंबर तो आपको डेफिनेटली काटा जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। आगे पहुँचते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। नोट करो दोस्तों, फिर 6 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप अगर वहाँ थोड़ा सा भी 6 नंबर में दिमाग लगाओगे ना तो आप कहोगे हाँ सर हमें तो ये पता ही था, तो तुरंत आंसर आप बता सकते हो 6 नंबर क्वेश्चन में। बस आपको चीज़ों को समझना है, बस थोड़ा सा दोस्तों वहाँ पर दिमाग लगाना। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रहा हूँ, ये कह रहा है कि एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्या दिया गया है भाई, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन की जो है भाई, बेलन की क्या है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन बताओ, तो बेलन का आयतन बताओ। हम समझ रहे हैं सभी साथी आंसर देंगे इस प्रश्न का। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर दिमाग लगाना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप यहाँ कहोगे सर मेरे को रेडियस नहीं दी गई है, आप यही ना कहोगे कि सर मेरे को रेडियस नहीं दी गई है। भाई देखो दोस्तों एक बात को ज़रा समझना, हमने बताया था आपका बेलन कैसे बनता है। बेलन आपका ऐसे बनता है ना भाई साहब, ऐसे बेलन आपका ऐसे बनता है, हमने आपको बताया था। ये बेलन आपका ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है। ये आपकी रेडियस होती है, ये आपकी रेडियस होती है, और ये आपकी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। ये हाइट हो जाती है, ये आपकी R1 होती है और ये आपकी R2 होती है। तो आप कहोगे सर मेरे को रेडियस नहीं दिया गया तो हम आयतन कैसे बता सकते हैं, क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है भाई, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अगर आपने मेरी बात को गौर से समझा था, अच्छे से समझा था, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि सर इसमें आधार आपने बताए थे कि इसके आधार का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल ही होता है। इसके आधार का जो क्षेत्रफल है मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, आधार सर्किल, सर्किल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और यही तो दिया ना आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया ना, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू है। आपको बताना क्या है, आयतन बताना। तो मेरे दोस्त आप बताओ, इतने की वैल्यू आपको दे रखे हैं, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको 100 दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आप 100 रख सकते हो। मल्टीप्लाई आपको ऊंचाई दे दिया गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रख सकते हो। तो उत्तर क्या आ जाएगा, एक एक कम एक आ जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्ग सेंटीमीटर में था, देखो भाई वर्ग सेंटीमीटर में, और ये सेंटीमीटर में, तो आयतन हमेशा किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब में आता है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सोच सकते थे एक समय के लिए कि सर रेडियस नहीं दी गई है, तो जब रेडियस नहीं दी गई, हाइट दी गई है, तो हम बिना रेडियस से कैसे निकाल सकते हैं भाई साहब इसका ना वो आयतन। तो यही चीज़ आपको समझना था। आप फिगर को एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चन लगा पाओगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नोट करो दोस्तों, फिर आगे पहुँचते हैं ना, नोट करो भाई, फिर आगे पहुँचते हैं, देखते हैं आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा। क्लियर हो गई ना बात। 7 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचे।
क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आपका युगपत समीकरण से आ जाता है। बढ़िया सा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 2x देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 2x माइनस के 5y माइनस के 16 बराबर के 0, 3x प्लस के 4y माइनस के 1 बराबर के 0। इसको आपको सॉल्व करना है और उत्तर की जांच आप नहीं करोगे क्योंकि ये आपका युगपत समीकरण है और क्वेश्चन कह भी नहीं रहा है कि सर आप अपने उत्तर को चेक करिए। आप यहाँ से केवल x और y की वैल्यू निकाल दीजिए, वही आपको पूरे नंबर दिला देगा। ये आपका इक्वेशन है 2। युगपत समीकरण में दोस्तों 2 विधियाँ होती हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम एक चर के गुणांक बराबर कर लेते हैं। अगर उनके चिन्ह पहले से डिफरेंट है तो उनको सीधा जोड़ लेंगे, अगर चिन्ह आपके डिफरेंट नहीं है तो घटा के चिन्ह हम बदल लेते हैं। और प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, एक पद का मान निकालते हैं, समीकरण 3 बनता है। 3 का मान हम अगर 1 से चले हैं तो 2 में रखते हैं, एक चर का मान निकलता है, फिर जो निकलता है उसका मान 3 में रखते हैं, दोनों मान पता चल जाते। ये सारी चीज़ें बहुत डीप से आप सीख चुके हो। तो यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो आपको पता है 2x माइनस के 5y माइनस के 16 उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्लस के 16 बन जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैंने कह दिया 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 1, अगर मैं इधर प्लस ट्रांसफ़र करूँगा तो प्लस के 1, और 0 में 1 जोड़ोगे तो 10 तो होगा नहीं, होगा तो 1 ही ना, तो ये 1 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर 3x 2x, चाहे तो y के गुणांक बराबर कर लो चाहे x के गुणांक बराबर कर लो। आपके दिमाग में ये ख्याल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि सर अगर आपने x का गुणांक बराबर किया तो मैं भी x का गुणांक बराबर करूँगा। वो मैटर नहीं करता है दोस्तों, आप y का भी बराबर कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं x का गुणांक बराबर करता हूँ तो ये मेरा समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। 3 और 2 का लासा 6 आएगा। मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 में 6 बनाने के लिए 3 से गुना, समीकरण 1 में 3 से गुना और 2 में 2 से गुना और 2 में 2 से गुना। ये 2 में का मतलब समीकरण 2 में है ना। तो अब आप गुणा कराओगे तो 3 दूनी 6x माइनस के 3 पंजे 15y बराबर के 16 तियाँ कितना हो गया, 48 हो गया। ओके, 2 से कराएंगे 2 तियाँ 6x, 2 चौके 8 प्लस के 8y, और ये क्या आ जाएगा सर, 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर माइनस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। कौन सी विधि यहाँ पर लगाया है जल्दी से बताओ, यहाँ पर मैंने कौन सी विधि लगाया है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओगे ये कौन सी विधि है, ठीक है ना। ये मैंने काट दिया, माइनस के 15 माइनस के 8 माइनस के 23y हो गया। और यहाँ पर अगर 48 से आपका 2 चला जाएगा तो 46 बच जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 23 दूना 46, या माइनस में y तो हो नहीं सकता, ये उधर चला जाएगा, तो y बराबर माइनस के 2 आ जाएगा। y बराबर माइनस के 2 आ गया। x की वैल्यू निकालना है, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। अगर मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कह दीजिए या रखने पर कह दीजिए। समीकरण 1 मेरे पास क्या था, समीकरण 1 था 2x माइनस के 5y बराबर के 16, y बराबर माइनस के 2 रखोगे, 2x माइनस 5, ठीक है ना, 2x माइनस 5, और ब्रैकेट में क्या है माइनस कितना है, माइनस के 2, तो माइनस के 2 बराबर के 16, माइनस माइनस प्लस, तो 2x प्लस के 5 दूनी 10 बराबर के 16, 10 प्लस से माइनस में, तो 2x बराबर 16 माइनस के 10, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 6, तो x बराबर 2 से काटेंगे 3 बार में, x बराबर 3, y बराबर 2 आपका आंसर है। चाहो तो उत्तर की जांच कर लीजिए, y बराबर माइनस के 2 रखोगे तो 5 दूनी 10, भाई यहाँ से तो सेम ही आएगा, यहाँ से तो सेम आएगा, चाहे यहाँ से रख लीजिए, x बराबर 3 रख लीजिए, y बराबर माइनस 2, 0 बराबर 0, उसमें भी 0 बराबर 0 आएगा। आप चेक कर सकते हो अगर चाहो तो। क्लियर ना, नोट करो फिर नेक्स्ट पे पहुँचते हैं भाई, इसको नोट करो फिर नेक्स्ट अगले पे पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना भाई, जल्दी से आप इसे नोट करिए। क्लियर, समझ गए हो ना। चलिए अगला होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
प्रश्न संख्या 8 आपकी घातांक से है, घातांक और करड़ी से। इसका उत्तर आप बताओगे क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 है 5 इसकी पावर दी गई गुणे 9 की पावर 2 दी गई इज इक्वल टू 3 की पावर n दिया गया इंटू 3 रूट 3। 3 रूट 3 में n का मान बताओ, n का मान बताओ। क्वेश्चन को लगाओ भाई, इस क्वेश्चन को लगाओ और बताओ कितना उत्तर आएगा। इस क्वेश्चन को लगाओ और बताओ कितना उत्तर आएगा। फटाफट शानदार तरीके से आपको बताना है, ठीक है ना भाई। जल्दी से आप बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा। देखो भाई, अब ये 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो उन साथी लगा पाएंगे जिन्होंने हमारी क्लास को देख रखा है। नहीं तो देखो सब स्टेप तो वो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अगर उन्हें प्रॉब्लम होगी तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली है। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपका इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या समझ लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि पावर कब हम पावर सेम कर सकते हैं, जब मेरे बेस इक्वल होंगे। और बेस इक्वल करने के लिए हमको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर क्वेश्चन में दिया गया होगा। और जब देखो क्वेश्चन में बेस में बराबर कर लूँगा तो पावरें बराबर होती हैं, और जब पावरें बराबर होती हैं तो बेस बराबर होती हैं, ऐसा हमने पढ़ रखा है। तो देखो मैं 3 को, इस 3 को मैं क्या कह सकता हूँ, 3 की पावर 1/2 और इसकी पावर आ जाएगी 5 गुणे 9 को मैं कह सकता हूँ 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी 2 बराबर ये 3 की पावर n ही रहेगा मल्टीप्लाई। अब देखो भाई बात को समझना है आपको, है ना। ये 3 रूट 3 है। अब रूट 3 को मैं क्या कह सकता हूँ, 3 गुणे 3 की पावर 1/2 और मैंने बता रखा ये कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो 3 की पावर 3/2 हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मैं लिखूंगा 3 की पावर 3/2। क्वेश्चन कितना आसान बन गया, सारे बेस बराबर है तो फटाफट करिए। यहाँ पर आपका 5/2 आ जाएगा और ये आपका पावर जुड़ जाएंगी, प्लस में आपका 2 दूनी 4 आ जाएगा, बराबर में आपका n प्लस में 3/2 हो जाएगा। 2 चौके 8 5 13/2 हो जाएगा, 13/2 प्लस का 3/2 इधर लाओगे तो माइनस के 3/2, उधर बराबर आपका बच गया n। हर बराबर है सर, एक हर ले लेंगे, 13 में से 3 जाएगा तो 10, 2 से काटा 5 बार में 5 आपके क्वेश्चन का परम शक्ति आंसर 5 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपके प्रश्न का। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर, चलिए नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं प्रश्न संख्या नंबर 9। प्रश्न संख्या नंबर 9 देखते हैं। ये बात समझ गए हो ना, सिंपल सा प्रश्न था। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। आगे का देखते हैं, आगे का देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक भिन्न का हर 7 है। एक भिन्न का हर 7 है, ओके 7 है एक भिन्न का हर। यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर में, अंश और किसमें सर, हर में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का जो मान है वो भिन्न का मान कितना हो जाता है, तो भिन्न का मान जो हो जाता है वो हो जाता है 4/5, 4/5। तो आपसे कहा गया है भिन्न बताओ। तो जो भिन्न रही होगी ना वो भिन्न आपको बताना है, वो आपको रेशनल नंबर आपको बताना है। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, समीकरण के अंतर्गत ही आ जाएगा, है ना। फटाफट तरीके से लगाओ। ये इस टाइप का बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, क्योंकि इसमें आपको एक हर दे दिया गया, आपको केवल अंश ही मानना पड़ेगा।
तो आइए फिर समझते हैं ना इस प्रश्न को। मैंने मान लिया दोस्तों अंश क्या है, मैंने मान लिया अंश x है और हर हमें क्वेश्चन में दिया गया है 7 है। तो मेरी भिन्न क्या बन जाएगी मेरे दोस्त, तो भिन्न आपकी बन जाएगी x बटे में 7। अब कह रहा है क्वेश्चन अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। आइए सर जोड़ लेते हैं फिर। x/7 प्लस में 3 और प्लस में 3, अंश और हर में 3 को जोड़ लिया तो जो इसका मान है 4/5 हो जाता है। अब आपको पता मैं क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा, x की वैल्यू निकालूंगा तो भिन्न पता चल जाएगा। यानी ये हो जाएगा 5x प्लस में 5 तियाँ 15 बराबर के आपका 7 3 10 चौके 40 हो जाएगा। 7 चौक 28, 4 तियाँ 12, 28 12 40 हो जाएगा। प्लस में उधर माइनस में तो 5x बराबर के 40 माइनस के 15, तो x बराबर के 15 5 20 20 40 25 हो गया। 5 इधर चला गया बटे में तो 5 पंजे 25, x की वैल्यू 5 आ गई। अगर x की वैल्यू 5 है तो भाई साहब आप कह सकते हो कि 5/7 क्या थी, मेरी भिन्न थी। 5/7 मेरी भिन्न थी, यही आपका सही जवाब है। यही आपका सही जवाब है 5/7। 5/7 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं ना, बोलो भाई साहब, समझ गए हो ना। चलिए क्लियर, ये चीज़ समझ गए होगे, नॉर्मल सा प्रश्न था। अगला देखते हैं कौन सा होगा सर। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या है, इसकी ज़रा बातों को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। एक जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल दिया गया है। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे मेरे दोस्त पूछा क्या है, परिधि आपसे पूछा है, वृत्त की परिधि आपसे पूछा है। फटाफट तरीके से बताओ उत्तर क्या होगा। वृत्त की परिधि क्या होगी, सर्किल की परिधि क्या होगी, आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए। एक वृत्त तो परिधि आपको बताना है। देखिए क्षेत्रफल और परिधि में आपको पता है क्या क्या होता है, आर होता है। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि होता है 2πr, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर रेडियस पता होनी चाहिए, त्रिज्या आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ से अगर मैं कह दूँ कि जो पाई आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 2462 दी गई है, 2462। तो यहाँ मैं यहाँ से भाई आर स्क्वायर बराबर निकाल सकता हूँ ना, यानी मैं त्रिज्या का स्क्वायर निकालूंगा तो त्रिज्या स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2462 हो जाएगा। और बटे में क्या हो जाएगा आपका, ये 22/7। देखो इधर 22/7 है, उधर ले जाओगे तो 7/22 हो जाएगा। यानी 22 आपका नीचे आ जाएगा और 7 आपका ऊपर आ जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। 11 से काट सकते हो, 11 दूना हो गया 22, 11 दूना 22, 4 बचा 46, 11 चौके 44, 11 दूना 22 कट जाएगा। 11 दूना 22, 2 बच गया 26 हो गया ना, 11 दूना 22, 2 बच गया 26 हो गया, 11 दूना 22 हो गया। और 22 के बाद भाई कितना बच गया यहाँ पर, 11 से ना काटिए दोस्त, 2 से काटिए, पहले छोटी संख्या से काटिए, ठीक है ना। तो इस 2462 को मैं लिख लेता हूँ और ये आपका कहाँ है, 22/7 उधर जाएगा तो 7/22 में बदल जाएगा। 22/7 था तो इधर आता है तो पलट जाता है, यानी कि 7 नीचे ऊपर आ जाएगा, 22 आपका नीचे आ जाएगा। 2 से काटिए 11 बार में, और 2 से काटोगे 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी आपका 4 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 1231। गुणा कराओ, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 के 1 हो गया, हासिल आपका 2 आ गया। 7 दूनी 14, 15, 16 का 6, हासिल आपका 1 आ गया। 7 एकम 7, 7 एक कितना हो गया 8, 86, 17/11 हो गया। अब देखो क्या भाई कट रहा है, 11 चौके 64, 11 छक्का 66, 11 सत्ते 77। अगर 86 से आप लोग 77 घटा दोगे तो 16 से 7 जाएगा, तो 7 7 14, 9 बच जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो ये हो जाएगा 91, 11 8 88, 88 और 88 2 90, 91 3 37 पॉइंट में जाने वाला है, ठीक है ना। देखिए इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आपका पॉइंट में जाएगा, वो बिल्कुल क्लियर है, वो पॉइंट में जाना ही जाना है। तो पॉइंट में अब आप क्या कर सकते हो भाई, खुद से भी सॉल्व कर सकते हो,
है ना। आप यहाँ से क्या करोगे r, अगर आप त्रिज्या निकालोगे, त्रिज्या तो त्रिज्या आप निकालोगे तो आपको पता है त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं। त्रिज्या स्क्वायर रूट में कर देंगे 86 17 और बटे में क्या कर देंगे 11 कर देंगे, है ना। यहाँ से आपको पॉइंट में वर्गमूल निकालना पता ही है। एक आपकी त्रिज्या आ जाएगी, एक नंबर आपका त्रिज्या आ जाएगा, और जब त्रिज्या आपकी पता चल जाएगी तो परिधि क्या होती है 2πr होती। इसमें त्रिज्या की वैल्यू रखकर उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। क्लियर भाई, कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना ही देना है इस प्रश्न का। कैलकुलेशन है दोस्तों, बाकी कुछ भी नहीं है। आप देख सकते 24 62 काटा तो 1231 आ गया, ठीक है ना। इसको मैंने गुणा कराया तो 12 7 84, 7 3 21, 84 2 86 और यहाँ पर 17 हो गए। 86 17 बटे का आपका 11 हो गया है। तो आप इसको जवाब कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्लियर। आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुँचते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न संख्या नंबर 11। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। उसमें आपको माध्यिका बताना है, उसमें आपको माध्यिका बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपसे क्या कह रहा है कि 21 22 12 16, 21 22 12 16, 9 6 की माध्यिका बताओ, की माध्यिका बताओ। इसकी आपको माध्यिका बताना है, इसकी माध्यिका आपको बताना है। तो जल्दी से आप बता दीजिए। आप कहोगे सर माध्यिका बताने के लिए हम पदों को क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि जो ये हमारे आंकड़े दिए गए हैं ये व्यवस्थित नहीं है। आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा नंबर 6 है, फिर 9 है। तो मैंने लिख लिया 6 9, 6 9 के बाद 12 आ गया, ये 12 आ गया, 12 के बाद 60 आ गया, ये हो गया, फिर 21 आ गया, 21 लास्ट में 22 हो गया। अब आप काउंट कर लीजिए कि क्या आपके दोनों नंबर सेम है दोनों स्थानों पर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इन बराबर कितना आ गया 6 आ गया, जो कि क्या है मेरी एक सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो माध्यिका इज इक्वल टू क्या होता है, सभी को अच्छे से पता होगा कि 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद, n/2वां पद प्लस के n/2 प्लस के 1वां पद, ये आपकी माध्यिका होती है जब नंबर आपके सम होते हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ से 1/2 हो जाएगा, n की वैल्यू रखोगे 6, 2 3 6, 3 तीसरा पद 21 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट 21 लिख रहा हूँ क्योंकि n की वैल्यू 3 6 रखोगे, 2 से काटोगे 3, तीनों पद 21, तो 21 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फिर 3 और प्लस 1 चौथा पद 16, तो 21 प्लस के 16 हो जाएगा। ऐड करोगे तो 1/2 गुणे में 6 1 7, 2 1 3, 37, 21 और 16 कितना आ जाएगा 27, 30 6 7 37 आ जाएगा। 2 से काट दोगे तो 2 1 कम 2 1 बचा 17, 2 8 16, 2 5 10, 18.5 आपकी क्या आ गई, मीडियन आ गई। 18.5 की आ गई आपकी माध्यिका आ चुकी है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टोटल 11 प्रश्नों को डिस्कस किया है। आपको पता है पेपर में आते हैं 18 क्वेश्चन, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी होते हैं, उनको कराने का कोई मतलब नहीं। बहुविकल्पी यहीं से बनते हैं, उनमें कोई अलग से रोल नहीं होता है। तो बच्चे आपके 13 क्वेश्चन, जिसमें से मैंने 11 आपको सॉल्व करा दिए, जो मेरे को लगता है कि हाँ ये सॉल्व कराना है। बाकी नॉर्मल से प्रश्न आ सकते हैं, ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि 4/9 का वर्गमूल बताओ, तो ये सब तो आप कर लोगे कि 2/3 उत्तर आएगा। ये सब चीज़ें आप कर पाते हो बस। तो ये मत समझना कि मॉडल पेपर लिख कर केवल आप 11 प्रश्न सॉल्व कराते हो। इसका मतलब ये है कि वो प्रश्न सॉल्व कराए जाते हैं जो परीक्षा में अच्छे नंबर आपको दिला सके, जो आपके नंबर जो हैं वो बढ़ा सके। बाकी बहुविकल्पी आपको पता है सब यहीं से बनता है। सीधे बहुविकल्पी में ये भी पूछ लिया जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो आपको पता है 1 होता है। ये सब चीज़ें बहुविकल्पी में पूछी जाती है, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है ना। बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको रेगुलर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।